हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा क्या जो प्राचीन इतिहास है उसमें क्या मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे, है ना। हमने स्टार्ट कर दिया था मौर्योत्तर काल, जिसमें दो भागों में बांटा गया था। हमने क्या, एक जो देशी आक्रमणकर्ता है वो थे, और एक विदेशी आक्रमणकर्ता थे, उनके बारे में पढ़ना है ना। देशी आक्रमणकर्ता में 4 शासक है और विदेशी आक्रमणकर्ता में भी 4 शासकों के बारे में पढ़ना है। जिसमें क्या, देशी आक्रमणकर्ता में हमने शुंग के बारे में देख लिया, जिसमें महत्वपूर्ण कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। उसके बाद हमने क्या देख लिया था? कर्ण के बारे में पढ़ लिया था, और 7 बहन, है ना। 7 बहन के बारे में आज हमें पढ़ना है। कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था, स्थापना किसने की थी, इनको क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देख लिया था, है ना। तो जो 7 बहन को शासन है वो कब से कब तक था? 30 BC से 250 AD तक, है ना। ये AD आ गया, है ना, ईसवी आ गया। ये ईसा पूर्व था तो AD आ गया, है ना। इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, और इसको बोलते हैं ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, है ना। हम इनके प्रमुख शासकों की बात करेंगे तो सातकर्णी प्रथम, है ना। कौन है सातकर्णी प्रथम? ये क्या था? योग शासक थे। कौन थे? योग शासक थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? नयनिका। क्या था? नयनिका था इनकी पत्नी का नाम। इनका जो विशेष का कौन सा है? नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि नायनिका का कौन सा अभिलेख है, तो कौन सा है? नानाघाट अभिलेख। जिसमें क्या किया है, जो सातकर्णी है, सातकर्णी प्रथम के द्वारा क्या 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। कौन से? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ, है ना। अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाते हैं? साम्राज्य विस्तार के लिए। क्या करते हैं? साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। और ये अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले किसने करवाया था? राजा राम द्वारा करवाया गया था, है ना। उसके बाद राजसूय यज्ञ भी क्या, जो क्या बोलते हैं, साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये यज्ञ करवाया जाता है ना। और नानाघाट अभिलेख में ही क्या दिया है कि ब्राह्मणों को भूमि दान की है। किसने? सातकर्णी प्रथम ने क्या किया है? ब्राह्मणों को क्या, भूमि दान की है ना। और ये क्या, जो भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, कौन सा? प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है भूमि दान का? नानाघाट अभिलेख। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस शासक के काल में हुआ था? तो सातकर्णी प्रथम के काल में। और किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है ना। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद हाल आए थे, है ना। कौन थे? हाल, है ना। ये क्या थे? प्रसिद्ध कवि भी थे, है ना। ये प्रसिद्ध कवि थे और विद्वानों का आश्रयदाता कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? विद्वानों का आश्रयदाता, है ना। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल को क्या बोलते हैं? विद्वानों का आश्रयदाता, है ना। और इनकी रचना कौन है? गाथा सप्तशती। क्या, कौन सी रचना है इनकी? इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? गाथा सप्तशती, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गाथा सप्तशती किसके द्वारा रचित की गई है? तो हाल के द्वारा, है ना। और इनकी पत्नी का नाम, इनकी रानी का नाम क्या है? मलयावती। मलयावती इनकी रानी का नाम है, जो कि संस्कृत की ज्ञाता थी। कौन थी? संस्कृत की ज्ञाता कौन थी? मलयावती। कौन थी? मलयावती, है ना। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, वो जो सातवाहन वंश है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जो सातवाहन वंश है उनके शासकों का नाम उनकी माता के नाम पर रखा जाता था। कौन सी? माता के नाम पर रखा जाता था। मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या, मातृ सत्तात्मक समाज था। क्या था? मातृ सत्तात्मक समाज, है ना। मातृ सत्तात्मक समाज था, है ना। जैसा अभी हम ज्यादातर हम देखते तो पितृ सत्तात्मक समाज है, पर अगर हम सातवाहन वंश की बात करें तो मातृ सत्तात्मक की कुछ इसमें भूमिका दिखती है ना। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, है ना। सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसको क्या बोलते हैं? वेदों का आश्रयदाता। जैसे क्या, हाल को क्या बोलते हैं? विद्वानों का आश्रयदाता। उसी प्रकार जो गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसको वेदों का आश्रयदाता कहते हैं ना। इनकी माता का नाम क्या था? गौतमी बालश्री था। क्या था? माता का नाम क्या था? गौतमी बालश्री था, है ना।
और इनके जो अभिलेख में क्या लिखा है कि जो घोड़े हैं उनके 3 समुद्र का पानी पीते थे। क्या पीते थे? 3 समुद्र का पानी। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 समुद्र, जो घोड़े हैं वो 3 समुद्र का पानी किस शासक के समय? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, है ना। और इन्होंने क्या शक शासक नहपाल को भी पराजित किया था। किसको? शक शासक नहपाल को पराजित किया था, जो कि बहुत शक्तिशाली शासक था। क्या था? शक्तिशाली शासक था, है ना। शक्तिशाली शासक था जिसको पराजित किसने किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, है ना। इसके बाद हम देखेंगे विशिष्टपुत्र पुलगामी, है ना। इनको क्या बोलते हैं? आंध्र सम्राट भी बोलते हैं ना। इनके जो अमरावती के स्तूप है, अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेष्टिमी का निर्माण किसने किया है? विशिष्टपुत्र पुलगामी ने, है ना। और शक शासक रुद्रदामन द्वारा किसको पराजित किया गया था? विशिष्टपुत्र पुलगामी को पराजित किया था, है ना। इनके 2 सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? 2 पतवारों वाले जहाज का वर्णन। मतलब उस समय क्या जहाज से भी व्यापार होता था ना, इसका ये मतलब है ना। सिक्कों पे क्या? 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। इसके बाद कौन आया? यज्ञश्री सातकर्णी। पहले सातकर्णी प्रथम, उसके बाद हाल, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, फिर विशिष्टपुत्र पुलगामी और यज्ञश्री सातकर्णी, है ना। ये क्या? अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। क्या थे? अंतिम महत्वपूर्ण। ये अभी अंतिम नहीं है, पर ये क्या है? अंतिम महत्वपूर्ण शासन थे। उसके बाद तो ऐसे ही आए थे। उसके बाद शको द्वारा जीते गए भूभाग को क्या इन्होंने क्या किया था? पुनः जीत लिया था। किसने? यज्ञश्री सातकर्णी ने। जो शको द्वारा जीत लिया गया था क्षेत्र, उसको क्या पुनः जीत लिया। जो जीते गए क्षेत्र थे उन्हें क्या पुनः प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन जिसमें क्या? सातवाहन जो वंश था वो दक्षिण भारत का राजवंश था, जिसने क्या था? ब्राह्मण संस्कृति को स्वीकार किया था। क्या किया था? दक्षिण भारत का प्रथम ऐसा राजवंश था जिसने ब्राह्मण संस्कृति को क्या स्वीकार किया था। ब्राह्मणों को क्या भूमि दान दी थी, ब्राह्मणों को भी और बौद्धों को भी, है ना। और प्रथम भूमि दान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हमें सातवाहन वंश से ही प्रथम भूमि दान का प्रमाण मिलता है ना। और जो सातवाहन वंश है वो मातृसत्तात्मक समाज था। क्या था? मातृसत्तात्मक समाज। इसका हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि जो सातवाहन वंश का प्रशासन कैसा था। ये सब चीजें हम अभी देखेंगे। पहले हम इसको क्या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, ताकि क्या हमारे जो फैक्चुअल चीजें हैं वो ना छूटे, क्योंकि हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही पढ़ना है ना। इसके बाद क्या आएगा? कलिंग या चेदी वंश। क्या आएगा? कलिंग या चेदी वंश, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? महामेघ भाग थे। कौन थे? महामेघ भाग, है ना। मैं आपको पहले पूरे जो भी वंश है, देशी है विदेशी आगमन करता, वो सब पढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें एक बार अपन देख लेंगे, है ना। संस्थापक महामेघ भाग थे और प्रमुख शासक कौन थे? खारवेल थे। कौन थे? प्रमुख शासक, है ना। आपसे डायरेक्ट प्रमुख शासक के बारे में ही पूछेंगे या प्रथम जो संस्थापक है उसके बारे में पूछेंगे। तो कलिंग वंश के प्रमुख शासक कौन थे? खारवेल थे, जो कि तीसरे शासक थे, है ना। इनको कलिंग चक्रवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलिंग चक्रवर्ती बोलते हैं ना। और जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख में क्या इनके द्वारा जो तिनसुलिया झील नहर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था ना। तिनसुलिया नहर का क्या निर्माण करवाया था? किसके द्वारा? कलिंग के द्वारा, है ना। कलिंग को क्या बोलते हैं? खारवेल बोलते हैं ना। खारवेल कलिंग का ही नाम है ना, कलिंग का। और कलिंग द्वारा दक्षिण के 3 राज्यों को विजिट किया था। एक चोल है, चेर है और पांड्य। किसको? चोल साम्राज्य को, चेर और पांड्य वंश को, है ना। तीनों वंश को क्या पराजित किया था। उसके बाद जो खारवेल है उन्होंने क्या पांड्य शासन को क्या गधे का हल चलवाया था। जो पांड्य शासक है उनसे क्या करवाया था? गधे का हल चलवाया था, है ना। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। ये थोड़ा मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, पर आप पूछ सकते हैं, इसकी संभावना है ना। इसके बाद हम विदेशी आक्रमणकर्ता देखेंगे, जिसमें क्या हिंद या यवन या इंडो ग्रीक भी बोलते हैं ना। हिंद यवन या इंडो ग्रीक वंश, है ना।
इनका शासन कहाँ पे था? सिंध और पंजाब पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था इन्होंने। और इनकी राजधानी किसको बनाई थी? सकल या सियालकोट को बनाई थी। किसको? सकल या सियालकोट को बनाई थी। जो हिंद यवन या इंडो ग्रीक वंश है वो दो वंशों में विभाजित किया गया था, है ना। दो वंश का शासन था यहाँ पे, डेमेट्रियस वंश और यूके टाइटस वंश, है ना। यूके टाइटस, है ना, यूके टाइटस वंश। ये क्या है? ये विदेशी आक्रमण करता है, इसलिए इनके नाम भी ऐसे ही है ना। डेमेट्रियस वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासन कौन थे? मिनांडर। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बस आपको यहाँ पे मिनांडर ही देखने को मिलेंगे कि प्रसिद्ध शासन कौन है? मिनांडर है। और डेमेट्रियस इनके कौन थे? सेनापति थे। इन्हीं के नाम पे डेमेट्रियस वंश की स्थापना हुई, है ना। और यहाँ जो हिंद यवन है उन्होंने क्या लेख युक्त सिक्के का प्रारंभ किया था ना। मतलब सिक्कों पर जो लेखन कला का प्रारंभ है, सिक्कों पर क्या? लेखन कला, है ना। लेखन कला का प्रारंभ किसने किया था? हिंद यवनों ने लेखन कला का प्रारंभ किया था ना। लेख युक्त सिक्के चलवाए थे, है ना। और जो मिलिंद पन्नु है ना, मिलिंद पन्नु एक ग्रंथ है, उसमें क्या नागसेन और मिनांडर के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। किसका? नागसेन क्या है? बौद्ध भिक्षु है। और मिनांडर कौन है? डेमेट्रियस वंश के प्रमुख शासन है ना। इनकी राजधानी क्या थी? सकल या सियालकोट थी, है ना। उसके बाद दूसरा वंश कौन था? यूके टाइटस वंश। इसकी राजधानी किसको बनाई थी? तक्षशिला को बनाई थी इसकी राजधानी। और यूके टाइटस इसके प्रथम थे। और अंतिम महत्वपूर्ण शासन की बात करें तो एटी अल्किड्स इनके अंतिम महत्वपूर्ण शासन थे। और ये आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कभी पूछते भी नहीं है, बस आपको प्रथम याद रखने की जरूरत है। यूके टाइटस है। और इन्हीं के समय क्या? बेसनगर विदिशा में हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। खंबा बाबा, जो कि किससे संबंधित है? भगवत धर्म से संबंधित है। और आपको बस अंतिम याद रखने की जरूरत है, हर्मियस, है ना। बाकी इंडो यवन का इतना कुछ पूछते नहीं है, ना ही मेंस में आपका कभी, ना ही आपका प्री में कभी इतना पूछते, ना ही मेंस में पूछते, है ना। ये दोनों में ही ज्यादा कुछ भी नहीं पूछते। बस आपका क्या? मिनांडर के बारे में पूछेंगे कि हिंद यवनों ने क्या लेख युक्त सिक्के का प्रचलन शुरू किया था। और मिलिंद पन्नुओं के बारे में पूछेंगे, या कभी कभी राजधानी के बारे में पूछ सकते हैं। और इनका शासन कहाँ से कहाँ तक? तो सिंध पंजाब में था। और इसका भी राजधानी पूछ सकते हैं। प्रथम राजा कौन था और अंतिम कौन था? हर्मियस। यही आपसे पूछेंगे, ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे, है ना। इसका हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे कि सातवाहन वंश में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा। कलिंग में तो कुछ ऐसा बनेगा नहीं। बस हम क्या सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे। और जो हमारे विदेशी आक्रमण करता है, 3 वंश और बचे हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो हमारा कंप्लीट कर लेंगे।